गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले टर्म में हमने बात की थी, आपसे पढ़ाया था हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स बेटा पढ़ाया हुआ था। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, किस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड की थी। और उसी रिएक्शन में से आज हमको पढ़ना है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। बेटा इफेक्ट डालने का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें से एक स्पीड होती है, और जितनी ज्यादा स्पीड होती है उसकी तो उसी अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजमेंट होता है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन को चेंजमेंट करना होता है तो उसमें से जो फैक्टर हैं उन फैक्टर की स्टडी करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन में से कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की बात करें अगर, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजमेंट होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या चेंजमेंट होता है। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं देन चेंज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या चेंजमेंट होता है। कैटलिस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट अगर चेंजमेंट हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है। लाइट पड़ती है उसमें से लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग क्या चेंजमेंट होता है। इन सभी चीजों को आज हम समझेंगे बेटा। देखिए बेटा थ्योरेटिकल पार्ट है और अच्छे समझे इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा कोई भी इक्वेशन होती है, रिएक्शन होती है, सपोज मान लीजिए ए और बी, बेटा ये आपके रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, देन फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर बेटा हम, तो ये जो कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के बीच में कोलिजन होता है। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उन रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन्स होता है, और कोलिजन्स के बाद बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद में न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दैट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन होकर के न्यू बॉन्ड फॉर्म होकर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम बेटा प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ रहे बेटा। तो देखिए यहां पर जब टू रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं जिनके बीच कोलिजन्स होता है, और कोलिजन्स में कुछ एक्टिव कोलिजन्स होते हैं जिनके थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। आइए हम सबकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से इफेक्ट डालता है। तो मान लीजिए बेटा कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन फास्ट होती है, रिएक्शन स्लो होती है, तो उस पर किस कारण से ऐसा होता है, ठीक है बेटा। चलिए भाई यहां पर सपोज मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है तो उसमें फैक्टर इफेक्ट डालता है। तो बेटा फर्स्ट फैक्टर होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंजमेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए बेटा जिस तरह से कोई रिएक्शन हो रही होती है, सपोज रिएक्शन ले लिया हमने NaCl एंड AgNO3, देन AgCl प्लस NaNO3, ये एक रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ये होता है और कंसंट्रेशन ये होता है। तो यहां पर रिएक्टेंट की अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज एट द से कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दी जाए, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। क्लियर ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द
रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ही कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा देन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज ऐसा क्या होता है, बट एट द सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अब बेटा इसमें से होता क्या है, जैसे ही इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे, द कोलिजन ऑफ नंबर्स, ये नंबर ऑफ कोलिजन इज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने के साथ साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। यहां पर बेटा फॉर्मूला बन के आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। बता बात समझे, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। और नंबर ऑफ कोलिजन से क्या होते हैं बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं, टक्कर होता है और टक्कर के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी देन रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीजेस। तो ये बेटा फर्स्ट पॉइंट है इसका, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट बेटा बात करें टेम्परेचर की, बेटा टेम्परेचर सेकेंड पॉइंट बेटा इसमें से टेम्परेचर। ताप का उस रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बेटा कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन कोई भी हो रही होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो रही होती है रिएक्शन, तो उसकी स्पीड अलग होती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है, मींस स्लो है कह सकते हैं। अब जैसे ही उसमें से हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे रिएक्शन ये अभी नॉर्मल कंडीशन पर हो रही है बट इसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेटा क्या होता है, जो कोलिजन्स होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स जिनके थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, उन इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इज इंक्रीजेस in this reaction, increase the temperature as well as the effective collisions, number of effective collisions increases। जो प्रभावी टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाती है और जब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होती है, हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इंक्रीजेस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीजेस। ये इफेक्ट पड़ता है इसके टेम्परेचर पर। दो बातें हुई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा होगा तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सॉरी इंक्रीज होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इंक्रीजेस। देन सेकेंड पॉइंट, increase the temperature at the reaction, the effective collisions, the number of effective collisions increases, then the rate of reaction is increases. So increase the temperature as well as rate of reaction is the increases. Means कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में किसी भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा पॉइंट इसका होता है सरफेस सॉरी कैटलिस्ट बात करें पहले, इसके बाद कैटलिस्ट में क्या होता है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो होता है फैक्टर्स होता है, कैटलिस्ट होता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे बेटा व्हाट इज द कैटलिस्ट। दो सब्सटेंसेस इन विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड द कैटलिस्ट। किसी भी अभिक्रिया के दर को चेंज करने वाले पदार्थों को बोलते हैं कैटलिस्ट। अब देखिए बेटा कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है उस रिएक्शन में, कैटलिस्ट क्या वर्क करती है। देखिए कैटलिस्ट डिफरेंट टाइप का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं एंड सम अदर कैटलिस्ट। यहां पर अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात की जाए तो बेटा जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट यूज किया जाता है रिएक्शन में, तो क्या करता है वो लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू को स्लो कर देता है, लोअर कर देता है, कम कर देता है।
और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। इतना पॉइंट आप समझिए बेटा कैसे। मान लीजिए यहां से इसमें से यहां से बेटा एक रिएक्शन हो रही है और ये बेटा यहां से प्रोडक्ट बन गया C प्लस D बन जाता है। यहां पर बेटा A और प्लस B होता है। ये बेटा यहां पर ये पॉइंट होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, ठीक। और यहां से लेकर बेटा ये होता है आपका, इतने पार्ट्स बोलते हैं भाई EA। EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेटा एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, हिंदी बोलते हैं इसको सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा देखिए भाई, जैसे ही मान लीजिए यहां पर कोई रिएक्शन हो रही है, एक्टिवेटेड या एक्टिवेशन एनर्जी ये पॉइंट यहां पर है। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलिजन्स के बाद एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स कहां पर, अगर उनमें एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल यहां तक है, देन फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के पास में, तो एक बात बता दूं मैं आपको, जितने भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर है। अब अगर इस रिएक्शन में बेटा कैटलिस्ट यूज कर लिया जाए, यूज द कैटलिस्ट, तो क्या करता है, लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। अब जब वैल्यू को कम कर देगा तो ये जो ग्राफ बना हुआ है आपका बेटा, वो कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक। तो पहले क्या था, किसी भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होनी चाहिए, इतनी होगी तब वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। बट जब कैटलिस्ट यूज किया गया तो कैटलिस्ट यूज करने के बाद में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है। मीन्स अगर इतनी एनर्जी भी है उसमें से यहां तक आने के लिए, देन फॉर्म द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब देखिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई, तो पहले जितनी एक्टिवेशन एनर्जी थी उससे कम प्रोडक्ट बन रहा था, और अब जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा बने होगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर बेटा, समझे ना। तो हम कह सकते हैं यूज द कैटलिस्ट, देन लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजेस, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करने पर उसमें से उपस्थित सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो बेटा ये था आपका थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट, यूज ऑफ कैटलिस्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डाल रहा था, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा बात आती है इसमें से, अगला पॉइंट होता है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अब बेटा रिएक्टेंट का सरफेस एरिया अगर कम या ज्यादा होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें से सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, हमने बताया आपको कैटलिस्ट के बारे में। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। एक बात बताइए, खुद चेक कर सकते हो, समझने की बात बेटा है, एक ग्लास में बेटा वाटर लिया गया, ठीक है, और दूसरे में से एक बड़े से बर्तन वाटर लिया गया, जैसे सपोज खाली मान लीजिए, इस तरह से वाटर फिल किया गया इसमें बेटा, और यहां पर भी वाटर उतना ही फिल किया गया इस तरह से, ठीक बेटा। इसको हीट किया गया बर्नर थ्रू,
इसको हीट किया गया और इसको बेटा हीट किया गया। इसको भी भाई हीट किया गया, दोनों को हीट किया जा रहा है। हीट करने के बाद ये बताइए कि कौन सा फर्स्ट नंबर और द सेकेंड नंबर, ग्लास में या थाली में कौन सा वाटर जल्दी हीट होगा? समझ रहे हैं? इसमें से देख रहे हैं इसका एरिया कितना बहुत कम है, इसका एरिया कितना है बहुत ज्यादा है। जब कम एरिया पर हीट किया जा रहा है तो वाटर लेट हीट होगा, देर से हीट होगा, और अगर इसकी बात करें तो वाटर जल्दी हीट हो जाएगा। एक लॉजिक समझने की बात है। उसी तरह से बेटा जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन में अगर किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगी, फास्ट होगी, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। तो हम कह सकते हैं द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट देन या एज वेल एज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देने पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्लियर बेटा? अब देखिए इसमें से और आगे बात करें, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, आप इसको एग्जांपल समझे, एक गिलास 1 ग्लास वाटर एंड दूसरा सिस्टम जिसमें से एरिया ज्यादा है, दोनों को हीट करेंगे। ये लेट से हीट होता है, ये जल्दी हीट होता है। रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है इसमें से एरिया ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया द रिएक्टेंट इंक्रीज करें देन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट फैक्टर होता है बेटा लाइट। बेटा लाइट फैक्टर में in some reactions absorption of light attain the threshold energy। कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनमें से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द हीट इन द लाइट। लाइट में हीट प्रेजेंस होती है तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड अटेन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को के बाद तक पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करके और रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीजमेंट करते हैं। तो कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया होती है तो वहां पर क्या होता है बेटा? अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसमें से नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है? रिएक्टेंट का नेचर कैसा होता है ये भी इफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो जब नेचर का उसका रिएक्टेंट का नेचर के अकॉर्डिंग भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंजमेंट होता है। मीन्स अभिकारक की प्रकृति कैसी है। अब देखो बेटा दो रिएक्शन लेकर हम कंपैरिजन करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए 2NO प्लस O2 गिव 2NO2। बेटा इस तरह से रिएक्शन अगर कोई हो रही है और दूसरी रिएक्शन है आपकी CH4 प्लस O2 गिवन CO2 एंड H2O, दो मॉलिक्यूल बेटा है ये। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन लिया हमने और दोनों इक्वेशन में से यहां पर NO मॉलिक्यूल्स है तो NO के बीच बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो NO में बेटा था NO में ओनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ओनली क्या है? एक बॉन्ड, ओनली वन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। और अगर इसमें बात की जाए CH4 में, तो CH4 में बेटा क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। और जब 4 बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इससे ही पता चलता है कि इसमें से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन
फास्ट होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, कम होगी। तो ये डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। जैसा नेचर का इसका रिएक्टेंट को होगा उसी अकॉर्डिंग इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंजमेंट होता है। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए यहाँ पर हमने बात कर लिया है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, और फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में से हमने 6 पॉइंट क्लियर किए हुए हैं। उन सभी पॉइंट को अच्छे से आप क्लियर कर लें, समझ लें अच्छे से। क्लियर? आई थिंक समझ में आया होगा आपको फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।